मूवी का स्टार्ट चाइना में पुराने टाइम्स में हो रहा है, जहां एक किंग एक जनरल जिनका नाम डिटेक्टिव डी है उनको एक सॉर्ड हैंड ओवर कर रहे हैं। ये सॉर्ड उनके किंगडम के लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे ड्रैगन्स ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। इस सॉर्ड की पावर का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि ये सॉर्ड दुनिया के किसी भी मैजिक को हरा सकती है। और इस वक्त ये सॉर्ड डिटेक्टिव डी को इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उन्होंने अपने किंगडम के साथ साथ किंग की भी जान बचाई थी, इसीलिए ये सॉर्ड उनको गिफ्ट की गई थी, जो कि उनके किंगडम का सबसे बड़ा एसेट थी। पर यही क्वीन डिटेक्टिव डी को वो सॉर्ड देने के हक में नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डिटेक्टिव डी ये सॉर्ड उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। पर किंग उनकी एक भी बात नहीं सुनते, क्योंकि किंग को उनके सारे के सारे डर बेवजह लग रहे थे। क्वीन किंग से कहती है कि आपको डिटेक्टिव डी से वो सॉर्ड वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन किंग उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि मैं वो उसे दे चुका हूँ और वो सॉर्ड उसी की हकदार थी। और ये बात सुनकर अब क्वीन चुप हो गई थी, लेकिन वो आराम से बैठने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो इतनी कीमती चीज किसी को देने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए अब रात में वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम यूची है। क्वीन उसे ये टास्क देती है कि आपको डिटेक्टिव डी से वो ड्रैगन्स ब्लेड चुरा कर लानी है। और इसके पीछे उनका प्लान ये था कि अगर डिटेक्टिव डी से वो सॉर्ड गुम जाती है तो किंग उन्हें बहुत बुरी सजा देंगे, जिससे डिटेक्टिव डी का किस्सा खत्म हो जाएगा और वो सॉर्ड दोबारा उनके कैसल में आ जाएगी। पर यही हमें पता चला था कि यूची तो डिटेक्टिव डी का फ्रेंड था और वो उसको मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। लेकिन क्वीन ये कहकर यूची को मना लेती है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं डिटेक्टिव डी और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन अपने जिम्मे ले लेती हूँ। और मेरे कहने पर किंग उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ यूची को जो काम दिया गया था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए क्वीन ने उसके साथ कुछ और लोगों को भी यहाँ पर बुलाया था। ये लोग एक तरह के मैजिशियंस थे और अपने मैजिक से ही दूसरों से लड़ा करते थे। इनमें से हर आदमी के पास अपनी अपनी ही स्किल्स थी और अब क्वीन के कहने पर वो सारे अपना अपना टैलेंट यूची को दिखाते हैं। जबकि यूची का ये मानना था कि जो क्वीन काम करवा रही है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इसमें उन्हें किसी भी स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यूची क्वीन को समझा रहे थे कि हम लोग स्ट्रेंजर्स पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रेंजर्स हमारे दुश्मनों से मिले हों और वो भी सॉर्ड लेने की ही कोशिश कर रहे हों। पर यहाँ क्वीन यूची से ये कहती है कि तुम टेंशन ना लो, टेंशन इस बात की है कि डिटेक्टिव डी एक बहुत ही बहादुर इंसान है और साथ ही वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। उसे पकड़ना या उसकी सॉर्ड चोरी करना कोई आसान काम नहीं है और तुम अकेले की नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने इनको तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है और ये तुम्हारी कमांड के अंदर काम करेंगे। इसी ग्रुप के अंदर हम अब एक लड़की को भी देख रहे थे जिसका नाम था वाटर मून। वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पानी से निकलते हुए अपना टैलेंट शो करवाती है, जबकि यहाँ दूसरों ने भी अपना अपना टैलेंट शो करवाया था, जिसमें से एक आदमी के पास हवा में चीजें गायब करने का टैलेंट था और दूसरे आदमी के पास हर चीज को जला देने का टैलेंट था। जबकि उनके लीडर के पास ज्यादा स्किल्स थी, वो अपनी बॉडी में से 2 से ज्यादा आर्म्स बाहर निकाल सकता था और साथ ही वो अपनी मर्जी से फ्लेम से भी मैजिक कर सकता था। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे लोग डिटेक्टिव डी को इस शहर से बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं। वो एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग शॉप में आग लगा देते हैं और उस पेंटर का घर भी जला देते हैं जिसकी वो शॉप थी। जिसके बाद डिटेक्टिव डी को उस केस की इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया था। डिटेक्टिव डी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और यही हम देखते हैं कि यूची की टीम का एक आदमी जिसका नाम फ्लाई शैडो है और जो हवा में अपने आप को और चीजों को गायब करने की पावर रखता है, वो यहाँ डिटेक्टिव डी की जासूसी कर रहा था। जबकि उसकी टीम के बाकी लोग डिटेक्टिव डी के घर पर उसकी सॉर्ड लेने के लिए पहुंच गए थे। पेंटिंग शॉप पर इन्वेस्टिगेशन करते करते डिटेक्टिव डी और उसके साथियों को वो पेंटिंग जिसके लिए वो पेंटर बहुत ज्यादा परेशान था वही उसकी शॉप से टेबल के नीचे से ही मिल जाती है, जिससे डिटेक्टिव डी ये बात तो जान गए थे कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई बल्कि इस जगह को एक ट्रैप बनाया गया है। डिटेक्टिव डी का एक सोल्जर जैसे ही उस पेंटिंग को हाथ लगाने लगता है तो डिटेक्टिव डी उसे मना कर देते हैं, जबकि पेंटर जल्दी से आगे बढ़कर वो पेंटिंग जैसे ही उठाता है तो उसके हाथ पॉइजनस हो जाते हैं और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी अजीब हो जाती है। उसकी माउथ से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिसके साथ ही वो मर गया था। और डिटेक्टिव डी के अब इधर उधर देखने पर उन्हें उस रूम की रूफ पर फ्लाइंग शैडो नजर आया था, जिसका जैसे ही वो पीछा करने लगते हैं तो फ्लाइंग शैडो अपने आप को हवा में गायब कर लेता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ फ्लाइंग शैडो एक बांस के बने हुए टॉवर के ऊपर ऊपर जा रहा था और डिटेक्टिव डी भी उसका पीछा कर रहे थे। और जैसे ही फ्लाइंग शैडो अब वहाँ से जंप करता है तो डिटेक्टिव डी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पॉट नजर आया था। डिटेक्टिव डी समझ गए थे कि ये पॉट कोई डेकोरेशन नहीं है बल्कि इस पॉट के अंदर कुछ ना कुछ गलत जरूर है, इसलिए वो वहाँ से ऑपोजिट साइड पर जंप कर देते हैं और अपने सारे सोल्जर्स को भी वहाँ से दूर होने का कहते हैं। और जैसे ही वो लोग दूर हुए थे तो वो पॉट वाकई में फट गया था जिसके अंदर बहुत सारा पॉइजन था। वहीं दूसरी तरफ वाटर
मून और अजीब सी शक्ल वाला वो फायर मैजिशियन डिटेक्टिव डी के घर पर देखे जा रहे थे, जहां अंदर जाने पर उन्हें एक पजल नजर आती है जिसे सॉल्व करने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते थे। वाटर मून किसी न किसी तरह उस पजल को सॉल्व कर लेती है और अब आखिर वो एक बॉक्स तक पहुंची थी, जिसको खोलने पर फाइनली अब उनके सामने सॉर्ड थी। वाटर मून जैसे ही उस सॉर्ड को उठाती है तो असल में वो भी एक सॉर्ड नहीं थी, बल्कि वो तो एक ट्रैप था, क्योंकि वहाँ पर सॉर्ड की डुप्लीकेट रखी हुई थी, जिसको उठाने पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर बहुत सारे वॉल्स टूट जाते हैं, जिनकी जोरदार आवाज से सारे के सारे सोल्जर्स अलर्ट हो गए थे। वाटर मून और वो फायर मैजिशियन वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी छत से उनके ऊपर एक ट्रैप गिर जाता है, जिसके अंदर वो फंस जाते हैं। पर सोल्जर्स के वहाँ पहुँचने से पहले फायर मैजिशियन ने उस ट्रैप को जलाकर वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। यही दूसरी तरफ हम दोबारा यूची को देख रहे थे, जो कि डिटेक्टिव डी का पीछा करते करते अब फ्लाइंग शैडो पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि फ्लाइंग शैडो ने डिटेक्टिव डी को मारने की कोशिश की थी। और यहाँ यूची को ये भी पता चल गया था कि वो चारों यूची के साथ नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी तरह डिटेक्टिव डी को मारना चाहते हैं। पर अभी इन सारी बातों की मिस्ट्री नहीं खुली और नेक्स्ट डे अब हम उन सबको क्वीन के सामने देख रहे थे, जहाँ वो सबके सब मिशन पूरा ना होने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे और क्वीन उन पर गुस्सा कर रही थी कि वो इतने टैलेंटेड होकर भी सिर्फ एक आदमी को हराकर वो सॉर्ड हासिल नहीं कर पाए थे। और अब यहाँ पर क्वीन ने कमांड शिप यूची से ले ली थी, जिसके बाद कमांड शिप अब तियान के हाथ में थी, जो कि वो मैजिशियन था जिसके बहुत से मैजिकल हैंड्स थे और वो फ्लेम से भी मैजिक किया करता था। रात में अब दोबारा हम क्वीन को देखते हैं, जो कि यूची के साथ एक जेल के अंदर गई थी और हमें पता चला था कि क्वीन यहाँ पर एक आदमी से मिलती है और यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि जेल में जो भी आदमी वो क्वीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वीन उसी के मशवरों के अकॉर्डिंग काम करती है और उसी ने क्वीन को ड्रैगन्स ब्लेड डिटेक्टिव डी से वापस लेने पर आमादा किया था। और यहाँ वो आदमी क्वीन को मशवरा दे रहा था कि अब तुम्हें डिटेक्टिव डी को मरवा देना चाहिए ताकि वो सॉर्ड दोबारा तुम्हारे कैसल में आ जाए। जबकि अगली सुबह हम देखते हैं कि यूची अपने फ्रेंड डिटेक्टिव डी से मिलने उसके घर पर जाता है, जहाँ डिटेक्टिव डी उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इन सब चीजों के पीछे क्वीन है। और यहाँ अब डिटेक्टिव डी यूची को एक पेपर देते हैं जिसके अंदर एक पजल थी, जिसकी मिस्ट्री सॉल्व करने पर उन्हें ड्रैगन्स ब्लेड का पता चल जाना था। साथ ही यूची से डिटेक्टिव डी ये भी कह रहे थे कि हमारे किंगडम में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसका सामना हम दोनों को करना होगा। जिसके बाद हमें मूवी में बताया जा रहा कि डिटेक्टिव डी अंडरग्राउंड हो चुके थे, लेकिन जाते जाते डिटेक्टिव डी ये भी जानते थे कि उनका जरूर कोई ना कोई पीछा करेगा और जरूर लोग उनके सॉर्ड को भी चुराने की कोशिश करेंगे। जबकि यहीं पर हम वाटरमून नाम की लड़की को डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट की जासूसी करते हुए देखते हैं। यहाँ डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट जब एक बाजार से गुजर रहा था तो उसे बाजार में एक सिंबल नजर आया था, जिसे देखते ही उसने आईज क्लोज कर ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया हो। लेकिन उससे पहले कि वो पूरी तरह हिप्नोटाइज होता, यहाँ पर एक आदमी आकर उसे बचा लेता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव डी ही थे, जो कि अपना रूप बदल कर यहाँ पर आए थे। और अब नेक्स्ट सीन में हमें एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जा रहा था, जिसके इर्द गिर्द बहुत सी रिचुअल से रिलेटेड चीजें थी, यानी जादू से रिलेटेड चीजें थी। और इस आदमी के बारे में हमें ये पता चल रहा था कि वो पावर में आना चाहता था और इसीलिए वो ब्लैक मैजिक के थ्रू क्वीन को भी अपने कब्जे में कर रहा था। यही नेक्स्ट मॉर्निंग अब हमें क्वीन को दिखाया जा रहा था, जो कि डिटेक्टिव डी के ऑफिस में थी और वो डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट से डिटेक्टिव डी के बारे में पूछ रही थी, जिस पर वो जवाब देता है कि डी तो अपने घर पर गए हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए और क्वीन को अब अपनी चाल चलने के लिए ये बेस्ट मौका मिला था। वो यहाँ पर सबको एक नकली ड्रैगन्स ब्लेड दिखाती है और सबसे कहती है कि डिटेक्टिव डी ने इसे खो दिया है और इसी के सजा में अब उनको उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया। इन्हीं सारी बातों के बारे में अब डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट उन्हें ये सारी बातें बताने के लिए जा रहा था, जबकि वाटरमून उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो भी डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट था, इसलिए वो उस लड़की को चकमा देकर अब डिटेक्टिव डी तक पहुंचता है और उसे वहाँ की सारी स्टोरी सुनाता है। और यहीं पर अब दोबारा हमें वो सिंबल दिखाया जा रहा था, जिसको देखने से डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट पहले भी एक मर्तबा हिप्नोटाइज हो चुका था और यहाँ हमें इस सिंबल के पीछे की कहानी पता चली थी। असल में ये सिंबल इंडिया से आया था और लोग इस सिंबल की पूजा करते हैं। जो लोग इस सिंबल को मानते हैं वो लोग बहुत खतरनाक हैं और वो लोग इसी सिंबल के जरिए लोगों के माइंड को कंट्रोल भी कर सकते थे, यानी हिप्नोटाइज करते थे। हमें पता चला था कि इस सिंबल का जो लॉर्ड था वो एक डीमन था, लेकिन उसने इस किंगडम को बचाने में हेल्प की थी, इसलिए इससे पहले किंग ने इस आदमी को अपने साथ रख लिया था, जिसको विंड वॉरियर के नाम से जाना जाता था। पर जैसे जैसे वो वक्त गुजरता रहा वहाँ के किंग को विंड वॉरियर से खतरा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने विंड वॉरियर को
को एक जेल में बंद करवा दिया था। और यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि क्वीन असल में जिनसे जेल में मिलने जाती थी वो विंड वॉरियर ही थे। उन्होंने क्वीन को भी हिप्नोटाइज किया हुआ था, इसीलिए क्वीन हर बार आकर उनकी बात सुनती थी और उनकी ही बात मानती थी। और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते थे कि असल में क्वीन को ड्रैगन्स ब्लेड नहीं चाहिए थी, बल्कि विंड वॉरियर को ड्रैगन्स ब्लेड चाहिए थी। और यही हमें ये बात भी पता चल चुकी थी कि डिटेक्टिव डी विंड वॉरियर के साथ साथ उनके ग्रुप की भी एग्जिस्टेंस को जानती है, जो कि इस किंगडम के रूलर्स यानी हुकूमत करने वालों से बदला लेना चाहती है। और अब इसके बाद हमें यूची को दिखाया जा रहा था, जो कि डिटेक्टिव डी की दी हुई पजल को सॉल्व कर चुका था। और वो अब 4 गॉड्स वाले टेम्पल के अंदर जाता है और वहाँ जाने पर उसे ड्रैगन्स ब्लेड एक स्टैचू के हाथ में मिल गई थी। और अब जब यूची ने ड्रैगन्स ब्लेड को हासिल कर लिया था तो वो उसे पकड़कर ये सोच रहा था कि ये एक वेपन है, लेकिन इसके लिए इतनी लड़ाई क्यों। और तभी यहाँ पर उसे मारने के लिए विंड वॉरियर का एक आदमी आ चुका था। वो आदमी अपने ब्लेड्स का यूज करते हुए वहाँ के सारे स्टैचूज गिरा देता है, लेकिन वो यूची को नहीं मार पाता क्योंकि यूची ने ड्रैगन्स ब्लेड की हेल्प से उसके सारे ब्लेड तोड़ दिए थे और उसे भी मार दिया था। और उस मैजिक को खत्म करने के बाद यूची को अंदाजा हुआ था कि ये स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। अब यूची को वो स्वॉर्ड मिल चुकी थी, इसीलिए वो क्वीन के पास पैलेस में जाकर वो स्वॉर्ड उन्हें देना चाहता था। लेकिन उसे ये भी डर लग रहा था कि शायद स्वॉर्ड मिलने के बाद क्वीन अपने प्रॉमिस से मुकर न जाए और शायद वो उसके फ्रेंड डिटेक्टिव डी को मार ही न दे। लेकिन वहाँ जाने पर वो ये सुनकर शॉक हो गया था कि क्वीन ने डिटेक्टिव डी को हटाकर टियान, जो कि एक मैजिशियन है, उसे वहाँ का जर्नल बना दिया था। और अब वो उसको किंग से मिलवाना भी चाहती थी, क्योंकि क्वीन चाहती थी कि किंग देखे कि ये लोग कितने टैलेंटेड और पावरफुल हैं और पुराने लोगों की जगह वो इन्हीं को अपने इंपीरियर का एक पार्ट बनाए। जिसके बाद हम उन सब लोगों को किंग के सामने देख रहे थे, जहाँ टियान अपने बहुत से बाजुओं का यूज कर अपने करीब इर्द गिर्द एक तूफान बनाता है, जबकि यहाँ पर फायर मैजिशियन ने अपने बहुत से वेपन्स का यूज करते हुए उस क्लाउड में लाइटनिंग पैदा की थी। अब जैसे जैसे टियान अपना शो दिखा रहा था, अचानक उसका सारा मैजिक उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था और जो स्टॉर्म या डार्क क्लाउड उसने अपने मैजिक से बनाया था वो बहुत बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर हर चीज डार्क हो गई थी। वो लोग इस सारी सिचुएशन से एक मर्तबा परेशान हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया है। और तभी उनके सामने एक स्टैचू, जो कि गॉड का स्टैचू था, वो हिलने लगा था और फिर वो स्टैचू सभी लोगों की आंखों के सामने एक ड्रैगन में चेंज हो चुका था। वो ड्रैगन गुस्से से चिल्लाने के बाद अपने मुंह से बहुत सारी आग निकालता है, जिसकी वजह से सारे लोग डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस ड्रैगन ने फायर मैजिशियन को ही अपनी फायर से जलाकर राख में बदल दिया था, जबकि उसके साथ का दूसरा मैजिशियन, जो कि हर चीज को हवा में गायब कर सकता था, वो उस ड्रैगन को देखते हुए अपने आप को ही वहाँ से गायब कर हवा में उड़ा लेता है। लेकिन वो ड्रैगन भी बहुत होशियार था, जिसने उस मैजिशियन को हवा में से ही पकड़ लिया था। और अब एक ही वक्त में वो पूरा का पूरा आदमी उस ड्रैगन के पेट के अंदर था। जिसके बाद वो ड्रैगन जल्दी से सीलिंग को तोड़ते हुए वहाँ से भाग गया था। अब यूची ये देखते हुए जल्दी से एक और बिल्डिंग तक आया था कि कोई आदमी गार्ड्स को मार रहा है। लेकिन जैसे ही वो गार्ड्स को बचाने के लिए गार्ड्स तक पहुंचा था तो ये देख के हैरान हो गया था कि गार्ड्स को मारने वाला आदमी बिल्कुल उसका हमशक्ल है और वो डुप्लीकेट आदमी यूची को देखते ही वहाँ से भाग गया था, जबकि यूची को सबने क्रिमिनल समझकर पकड़ लिया था। अब इस एक्सीडेंट के बारे में जल्द से जल्द खबर डिटेक्टिव डी को दी जाती है और डिटेक्टिव डी फौरन अपने असिस्टेंट को मास्टर यान्सी के पास भेजते हैं, जो कि एक बहुत बड़े मैजिशियन थे। जबकि खुद डिटेक्टिव डी अब अपने फ्रेंड यूची को बचाने के लिए जेल तक पहुंचे थे। अब यही हम वाटर मून को भी देख रहे थे, जो कि डिटेक्टिव डी का पीछा कर रही थी। पर उतने में ही यहाँ पर विंड वॉरियर आ गए थे, जो कि उस लड़की को मारना चाहते थे, क्योंकि असल में वो लड़की अच्छे काम कर रही थी। विंड वॉरियर्स उस लड़की के इर्द गिर्द अपना जादू शुरू करते हैं, जिससे वो बचकर भागने लगी थी। लेकिन तभी उसके पीछे से उसने हवा में भेड़ जैसे डीमंस को उड़ते हुए देखा था, जिनसे वो अब लड़ने लग गई थी। लेकिन वो उन डीमंस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वो तीनों डीमंस एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा पावरफुल होकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अब वो लड़की बड़ी होशियारी का मुजाहरा करते हुए एक शॉल का यूज करती है और एनिमीज को एक मिनट के लिए ब्लाइंड कर देती है और फिर जंप करते हुए उन पर अटैक करती है। उसने जैसे ही अब डीमन के फेसेस से वो कपड़ा उठाया था तो वो ये देखकर शॉक हो गई थी कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही थी, जबकि क्वीन ने अब अपने अजीब से हैंड से वाटर मून को स्टैब कर दिया था। वो लड़की अब जल्दी जल्दी क्वीन से बचकर भाग रही थी, जबकि क्वीन भी उनके पीछे पीछे थी। यहाँ वाटर मून हर चीज से बचते हुए एक गोदाम तक पहुंची थी, लेकिन वहाँ पर उसे चोट लगने पर वो बेहोश हो गई थी और लकीली उसे
उसे यहाँ पर डी के असिस्टेंट ने देख लिया था और वो उसे बचाकर वहाँ से ले गया था। जबकि दूसरी तरफ अब हम विंड वॉरियर के मैजिशियंस को देख रहे थे जिन्होंने शहर के लोगों पर मैजिक करना शुरू कर दिया था। वो लोग सब लोगों की मेमोरीज को इरेज करना चाहते थे और यहाँ अब हम डी को देख रहे थे जिसने यूची को बचा लिया था और अब वो यूची को बता रहे थे कि क्वीन जरूर खतरे में है। अब उन लोगों को क्वीन को विंड वॉरियर से बचाना चाहिए जो कि बहुत बड़ा और ताकतवर मैजिशियन है। और अब आखिरकार वो क्वीन को एक सीक्रेट केव में ढूंढने में कामयाब हो ही गए थे जहाँ क्वीन अपनी इमेजिनेशन से बात कर रही थी। और यहाँ उन सबके साथ साथ हम पर भी ये रिवील हुआ था कि असल दुनिया में जो क्वीन नजर आ रही थी वो क्वीन नहीं बल्कि क्वीन का कोई डुप्लीकेट था। असल क्वीन को तो उन्होंने हिप्नोटाइज कर यहाँ पर रखा हुआ था और क्वीन के जरिए ही वो विंड वॉरियर वो सबसे बड़ा डीमन वहाँ से बचकर भाग चुका था। यहाँ हम डी के असिस्टेंट को देख रहे थे जो कि डी की बताई हुई जगह पर पहुंचा था पर यहाँ उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय जगह जगह पत्थरों की बनी हुई चीजों के। पर तभी एक बहुत बड़ा व्हाइट गुरिल्ला जंप करते हुए उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे खामोश रहने को कहता है। और असिस्टेंट के देखते ही देखते वो गुरिल्ला अब एक इल्यूजन में चेंज हो गया था और अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो एक दरिया के अंदर है जहाँ पर फिशेस उसके साथ बातें कर रही है। और यहाँ वो फिश कहती है कि आप मास्टर यांसी से जल्दी नहीं मिल सकते क्योंकि मास्टर यांसी से मिलने के लिए आपको ये मैजिक और समझने की जरूरत है। और उसके ये कहते साथ ही वो इल्यूजन खत्म हो जाता है और अचानक अब वो असिस्टेंट दोबारा गुरिल्ला की बैग पर था और गुरिल्ला उसे उस जगह से यानी उस जंगल से बाहर छोड़ आया जहाँ पर वो मास्टर यांसी से मिलने आया था। और ये दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव डी को देख रहे थे जो कि क्वीन को बचाकर दोबारा कैसल तक ले आया था। और यहाँ अब डिटेक्टिव डी को उसके असिस्टेंट ने एक पेपर दिया था जो पेपर उसे व्हाइट गुरिल्ला ने दिया था और उसके अकॉर्डिंग वो मास्टर यांसी का कोई मैसेज था। और इस दौरान वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि विंड वॉरियर उन पर दोबारा अटैक करने की तैयारी कर रहा था जिस हमले के लिए उसने इंफॉर्मेशन फायर मैजिशियन से इकट्ठी की थी। और यहाँ हमें ये बात कंफर्म हो गई थी कि असल में फायर मैजिशियन भी क्वीन के साथ नहीं थे बल्कि वो विंड वॉरियर का ही आदमी था। और उसी की इंफॉर्मेशन मिलने पर वो अब कैसल पर अटैक कर देते हैं जहाँ हमें बिल्डिंग्स के पीछे से एक बहुत ही बड़ा खौफनाक बहुत सारी आइस वाला मॉन्स्टर निकलता हुआ दिखाई दिया था। वो इतना बड़ा था कि उसके सामने हर चीज छोटी लग रही थी। सभी सोल्जर्स मिलकर जल्दी जल्दी उस पर अटैक कर रहे थे लेकिन किसी भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं था। डिटेक्टिव डी सबको खामोश होकर वो मैजिकल स्पेल्स पढ़ने को कहते हैं जो मास्टर यांसी ने डिटेक्टिव के असिस्टेंट के हाथ भिजवाए थे। और उन स्पेल्स को पढ़ने से अब बहुत से ट्रीज वहाँ पर उगने लगे थे और उन ट्रीज ने डीमन के मैजिक को कम कर दिया था। लेकिन उसको हराने के बाद भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी क्योंकि पीछे से विंड वॉरियर के बाकी लोगों ने उनके कैसल पर अटैक कर दिया था और उनके देखते ही देखते वो सारे सोल्जर्स को हरा गए थे। डिटेक्टिव डी यहाँ पर बहुत ही होशियारी से काम लेते हैं और सबको प्लान बी यूज करने का कहते हैं जिसके लिए उनका असिस्टेंट एक बहुत बड़ी बेल बजाता है और हम बहुत सारे घोड़ों पर सवार सोल्जर्स को कैसल की तरफ आते हुए देखते हैं। पर इससे पहले कि वो सोल्जर्स विंड वॉरियर के लोगों पर अटैक कर पाते हम विंड वॉरियर को खुद ही बिल्डिंग के रूफ टॉप पर खड़े हुए देखते हैं जहाँ से वो अपना खास मैजिक शुरू करते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर्स एक ही टाइम में हिप्नोटाइज हो गए थे। उनको फील हो रहा था कि जहाँ पर वो जाने लगे हैं वहाँ से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है। और विंड वॉरियर के लोग उन सोल्जर्स पर जिन एरोज से अटैक कर रहे थे सोल्जर्स को वो एरोज कोई ना कोई क्रिएचर लग रहे थे और इसी वजह से वो सारे के सारे सोल्जर्स हार जाते हैं। और डिटेक्टिव डी इन सारी चीजों से परेशान होते हुए जल्दी से ड्रैगन्स ब्लेड को लेकर ग्राउंड में आए थे और उस ड्रैगन्स ब्लेड ने कुछ ही सेकेंड्स में विंड वॉरियर का सारा मैजिक खत्म कर दिया था। और यहाँ हमें पता चला था कि वो सारे फौजी भी अभी तक बिल्कुल ठीक थे और विंड वॉरियर का मैजिक खत्म होने से सारे सोल्जर्स रीयूनाइट कर जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव डी विंड वॉरियर से कहते हैं कि तुम हार मान जाओ लेकिन वो तो हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसी दौरान उसके एक आदमी ने अब डिटेक्टिव डी के ही पाँव में रस्सी डाल उन्हें हवा में उल्टा लटका दिया था जबकि दूसरी तरफ उनके बाकी साथी अब मॉन्स्टर में चेंज होते हुए सोल्जर्स पर अटैक कर रहे थे। यहाँ डिटेक्टिव डी का जो वेपन नीचे गिर गया था उनका असिस्टेंट जल्दी से वो वेपन उठाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। और इससे पहले कि वो भाग पाता विंड वॉरियर अपना मैजिक दोबारा शुरू करते हैं जिसकी वजह से अब दोबारा बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहीं पीछे से अपीयर होता है जिसने डिटेक्टिव डी को किसी डॉल की तरह अपने हाथ में उल्टा पकड़ा हुआ था। वो डिटेक्टिव डी को खाने ही वाला था पर यूजी यहाँ पर उसे देख लेता है और वो अपनी मैजिकल ब्लेड से अब हवा में अटैक करता है जिसकी वजह से वो रोप्स टूट जाती है जिससे डिटेक्टिव डी हवा में लटके हुए थे। जहाँ डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट जल्दी से ड्रैगन सॉर्ड को यूजी की तरफ फेंकता है लेकिन यूजी उसे पकड़ ही नहीं पाता क्योंकि दरमियान में एक ड्रैगन ने आकर उस सॉर्ड को कैच कर लिया
था और अब वो सॉर्ड विंड वॉरियर को मिल चुकी थी, जबकि डी के असिस्टेंट को विंड वॉरियर के ड्रैगन्स मारने वाले थे और यहाँ पर उसको बचाने के लिए वाटर मून की एंट्री हुई थी। जबकि सॉर्ड को विंड वॉरियर के हाथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंग वो जीत चुका है, लेकिन उसकी जीत का जश्न काफी थोड़ा ही था क्योंकि इस वक्त उस व्हाइट गोरिल्ला ने एंट्री की थी जो व्हाइट गोरिल्ला डी के असिस्टेंट को मास्टर यांसी के घर पर मिला था। और यहाँ हमें पता चला था कि मास्टर यांसी सब लोगों को बचाने के लिए आ गए थे और उन्होंने हवा में उड़ते हुए डीमन से वो सॉर्ड कैच कर ली थी। ये देखकर विंड वॉरियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए उसने अपने एक बहुत बड़े ड्रैगन से मास्टर यांसी पर अटैक करवा दिया था और वो डीमन अपने मुंह से अजीब से टेंटिकल वाला एक ऑब्जेक्ट निकाल कर मास्टर यांसी पर अटैक कर रहा था, जहाँ मास्टर यांसी और उनका गोरिल्ला उस टेंटिकल से बिल्कुल छुप गए थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही सेकंड्स में उस डीमन के वो टेंटिकल्स जो कि यांसी को मारने वाले थे वो उल्टा डीमन पर ही अटैक कर देते हैं, जिस अटैक से वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब अपनी बॉडी की वो सारी आईज जो कि उसकी बॉडी में जगह जगह काफी भयानक नजर आ रही थी उनको निकालते हुए मास्टर यांसी पर अटैक करता है, जहाँ उनकी तरफ जाते ही वो सारी की सारी आईज किसी बबल की तरह मेल्ट हो गई थी और उन्होंने मास्टर यांसी को अपने अंदर छुपा लिया था। पर असल में मास्टर यांसी उन आइस के कवर के अंदर नहीं थे क्योंकि अब हम मास्टर यांसी को उस ड्रैगन के ऊपर ही देख रहे थे, जहाँ वो गोरिल्ला गुस्से से उस ड्रैगन के कान में जोर की आवाज देता है जिससे वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब मास्टर यांसी विंड वॉरियर के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन विंड वॉरियर उनकी बात सुनने वाला कहाँ था। वो दोबारा अपना मैजिक करता है और मास्टर यांसी के पूरे फेस पर एक अजीब हेलमेट बांध देता है जिससे निकलना शायद उनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके साथ साथ विंड वॉरियर का ये हेलमेट विंड वॉरियर के ही मुंह पर भी आ गया था और उसी हेलमेट ने टाइट होते हुए विंड वॉरियर की जान ले ली थी। वो बड़ा सा हेलमेट अब मास्टर यांसी के फेस पर रह गया था जिसे वो बहुत आसानी से ड्रैगन ब्लेड के जरिए अपने मुंह से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन ब्लेड दोबारा डिटेक्टिव डी को देते हैं और खुद वो रिस्पेक्ट में नीचे झुक गए थे, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई थी।